Hello everyone, welcome to Being Bankers. This is Sandhya and today our topic for discussion is on theory of interest. Before moving towards our session, I want to inform you that if you want to enroll for full course video for your JIB exam, you can enroll yourself. Link आपको description box में given है and आप with the help of QR code you will get the information. So do enroll yourself in this class. You will be providing live classes on daily basis, important previous year questions. So do enroll yourself. Link आपको description box में given है, तो आप उसे click करके you will get the information. तो start करते हैं आज का session. So today's topic is about theory of interest. तो कल के सेशन में हम ऑलरेडी जो दो theories हैं, एक हम classical theories, ठीक है, पार्ट 1 जो है ये टॉपिक का हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी जो है डिस्कस कर लिया, केंशियन थ्योरी जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जिन्होंने कल का सेशन नहीं अटेंड करा है, काइंडली प्लीज कल का सेशन एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट सेशन नहीं देखोगे ना तो आप आज वाले सेशन के साथ हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिग्स एंड हैंसन सिंथेसिस, इसके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम हिग्स एंड हैंसन सिंथेसिस ये डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले वाला सेशन नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप काइंडली प्लीज ये वाला सेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिग्स एंड हैंसन सिंथेसिस के साथ। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो कल के सेशन में हमने डिस्कस करा था कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। इंटरेस्ट इज अ पेमेंट दैट इज मेड बाय अ बोरोअर फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सॉरी, इंटरेस्ट क्या है, एक पेमेंट है जो कौन करता है, बोरोअर करता है। किस पर्पस से वो पेमेंट जो है वो करी जाती है, क्योंकि फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो एक अमाउंट ऑफ मनी को क्या है यूज करता है, उसके लिए यहाँ पे जो पेमेंट है वो करी जाती है बाय द बोरोअर, दैट इज बेसिकली नोन एज ए इंटरेस्ट। इसमें हमने कंपोनेंट डिस्कस करे थे कि भाई रिस्क इन्वॉल्व है, ट्रबल इन्वॉल्व है, प्योर इंटरेस्ट है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है ये हमने डिस्कस करे थे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। इसके बाद हमने डिस्कस करा था थ्योरीज, ठीक है। दो थ्योरीज जो है हमने डिस्कस करी। सबसे पहले हमने डिस्कस करा क्लासिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हमने जाना कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिटरमिन होगा। इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पॉइंट पे डिटरमिन होगा जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होएगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम कल के सेशन में डिस्कस करा। यहीं पे अगर मैं केंशियन थ्योरी की बात करूं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करूं, तो वहां पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करते थे विद द हेल्प ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, जिसमें मनी सप्लाई हमें पता है कि फिक्स है इकोनॉमी में बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड मनी डिमांड जो है ये इसमें हमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें जो है लोगों की जो डिमांड है ना, लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है जो इन रिलेशन टू होल्ड देयर मनी फॉर वेरियस पर्पस, जिसमें हमने डिस्कस करा ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, है ना। ये जो मोटिव्स हैं इनके लिए उनकी क्या रहती है, डिमांड रहती है, ठीक है, मनी डिमांड रहती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो पर्सन है वो देखते हैं कि हमने मनी को होल्ड करके रखना है या इन्वेस्ट करना है मनी मार्केट में, ठीक है। तो ये हमने क्लासिकल थ्योरी, सॉरी जो केंशियन थ्योरी है इसमें हमने डिस्कस करा था कल के सेशन में, ठीक है। देन इसके बाद हमने दोनों चीजें डिस्कस करी कि सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या है, डिमांड फॉर कैपिटल क्या है, ठीक है। एंड दोनों जहां पे कट करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों कट करेंगे वो रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। फिर हमने केंशियन थ्योरी जो है ये डिस्कस करी थी, जिसमें हमने जाना कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस बेसिकली क्या है, दैट मींस पीपल विश टू होल्ड कैश फॉर वेरियस पर्पस, जिसमें हमने डिस्कस करा ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। एंड इनके बीच में रिलेशन भी जाना कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव है इसका इनकम के साथ क्या रिलेशन है, स्पेकुलेटिव मोटिव के केस में इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है, प्रिकॉशनरी के केस में इनकम के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी जो मोटिव है उसका इनकम के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस करा कि जो हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई कर्व एंड मनी डिमांड कर्व, जहां पे ये दोनों कट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहलाएगा। ये हमने डिस्कस करा। फिर हमने देखा कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड यहीं पे अगर मैं डिमांड कर्व या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को यहाँ पे शिफ्ट करूँ, इंक्रीज करूँ, तो वो केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो काइंडली प्लीज कल का सेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो आज के सेशन के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। फिर हमने एक पॉइंट जाना लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप बेसिकली क्या है,
वो वाली सिचुएशन जहां पे इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है कि लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं इन्वेस्ट करना, है ना, मनी मार्केट में चाहते ही नहीं इन्वेस्ट करना, इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। चाहे अभी आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीपल विश टू होल्ड मनी बिकॉज इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। दैट सिचुएशन इज बेसिकली नोन एज, जब वो होल्ड करके रखते हैं अपने पास कैश को, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप या फिर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेंसन सिंथेसिस, या हम इसे बोलते हैं ISLM कर्व मॉडल। ठीक है, IS का मतलब यहाँ पे क्या है, I का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट, S का मतलब क्या है, सेविंग, L का मतलब क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एंड M का मतलब क्या है यहाँ पे, मनी सप्लाई। ठीक है, ISLM कर्व मॉडल भी इसे बोलते हैं, हेंसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो दो यहाँ पे जो है हमें, एक रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हैंसन, इन्होंने ये जो मॉडल है ये मॉडल लेके आए, जिसमें हमें जो दो थ्योरीज हमने ऊपर डिस्कस करी, क्लासिकल एंड कीन्स थ्योरी, इनका हमें सिंथेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मॉडल है इसमें हमें बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करना है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है, मॉडल इज अबाउट ISLM मॉडल, है ना, मॉडल का नेम क्या है, IS एंड LM मॉडल। तो हमें एक तो IS कर्व चाहिए, एक हमें LM कर्व चाहिए। IS कर्व हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी, एंड LM कर्व हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ केंशियन थ्योरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरीज की हेल्प के साथ ये जो IS एंड LM कर्व है इन्हें फाइंड आउट करा जाएगा, एंड जहां पे ये जो IS एंड LM कर्व कट करेंगे वो पॉइंट जो है डिसाइड करा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, एंड वो डिसाइड करा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर हेंसन सिंथेसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे IS कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि हमने IS कर्व जो है वो ड्राइव करनी है, तो सबसे पहले जो है IS कर्व जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से, IS स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, IS कर्व स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, है ना, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग के बीच में कौन सा रिलेशन है, हम कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर एक में यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला तो दूसरे में भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज। एक में अगर डिक्रीज देखने को मिला तो दूसरे में भी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज। इट मीन्स कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा तो सेविंग्स भी क्या होंगी, ज्यादा, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा तो सेविंग्स भी क्या होंगी, ज्यादा। हमारी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप ज्यादा सेव कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको ज्यादा मिलेगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज योर इनकम। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, सेविंग ज्यादा, आपकी इनकम भी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम, सेविंग्स कम, इनकम भी क्या होगी, कम होगी। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज अगर बढ़े तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं डिस्कस कर रहे, अकेला रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग जो है इसको डिस्कस करते हैं। अभी आ जाओ ये जो डायग्राम है इसके ऊपर, यहाँ पे जो y1 है, y1, y2, y3, ये बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है इनकम को, ये डिपिक्ट कर रहा है इनकम को। R1, R2, R3 की अगर मैं बात करूं, ये डिपिक्ट कर रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को। S1, S2, S3, S4 की अगर मैं बात करूं तो ये डिपिक्ट कर रहा है आपका सेविंग्स को। गेटिंग माय पॉइंट, ये डिपिक्ट कर रहा है आपका सेविंग्स को। यहाँ पे पहली सिचुएशन ध्यान में लेते हैं। पहली सिचुएशन में यहाँ पे सेविंग्स क्या है, S1। ठीक है, सेविंग्स क्या है, S1। जब आपकी, एंड आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जो आपकी इनकम है ये क्या हो रही है, इंक्रीज। जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी सेविंग्स भी तो बढ़ेंगी। ठीक है, इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम, हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, आपकी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी, आप ज्यादा से ज्यादा सेव करोगे। दैट्स वाई यहाँ पे जो सेविंग कर्व है हमें शिफ्ट देखने को मिला S1 से S2। जब आपकी इनकम हुई Y2, सेविंग्स होगी S2। जब आपकी इनकम हुई Y3, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप ज्यादा सेव कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन योर इनकम। इनकम आपकी होगी Y2 से Y3, तो सेविंग भी तो बढ़ेगी ना आपकी, S3 होगी। इनकम होगी Y3 से Y4, सेविंग बढ़ेगी आपकी S4। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सेविंग कर्व है ये क्या कर रही है, अपवर्ड मूविंग। ये क्या कर रही है, अपवर्ड मूविंग हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है,
दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ इसको रिलेट करके देखूं, हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा, है ना। इस तरीके का जो रिलेशन रहता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा तो लोग जो है कम लोन लेंगे, है ना, कम लोन लेंगे। बैंक से अगर मैं बात करूं, कम लोन लेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे क्या है, कम लोन लिया जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा। इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी, कम होगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 4, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ R3, इन्वेस्टमेंट हमने और बढ़ा दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो एक के कम होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, इनडायरेक्ट जो रिलेशन है ये डिपिक्ट कर रहा है। इसी वजह से हमें जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये हमें क्या देखने को मिला, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि एक चीज यहाँ पे जो है कम हुई तो दूसरी चीज में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। तो ये हमने जो है, ये जो कर्व है आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो दोनों ही कर्व्स को हम इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेट करके देख रहे हैं बेसिकली ये डायग्राम में। सबसे पहले हमने सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको देखा, इसको रिलेट करके देखा। एंड सेकेंड टाइम हम यहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, आप क्या हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, यू विल बी गेटिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न्स एंड आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। देयर इज इंक्रीज इन योर इनकम। गेटिंग माय पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स भी आप ज्यादा गेट करोगे, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन योर इनकम ऑल्सो। तो यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ हुआ, इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ हुआ, ये क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोपिंग। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे IS कर्व ड्रॉ करूं, अभी अगर मैं यहाँ पे IS कर्व ड्रॉ करूं तो ये किस तरीके का कर्व होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करके IS कर्व ड्रॉ करूं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसे, ये देखो, जहां पे ये कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे सेविंग, क्योंकि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व, जहां पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व कट कर रहा है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं IS कर्व इसकी हेल्प के साथ ड्रॉ करूं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा, अपवर्ड तो नहीं आ रहा, अपवर्ड तो नहीं आ रहा है ऐसे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। तो इसी को मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। इसी को सेकंड डायग्राम में हमने ड्रॉ करा, जहां पे हमने देखा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप सो इतनी बात आपको क्लियर होगी हो। अभी हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। कल का जो सेशन था उसमें हमने क्या डिस्कस करा, उसमें हमने डिस्कस करा कुछ इस तरीके से कि ये हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, मनी सप्लाई हमारा क्या है, फिक्स है। एंड ये जो पॉइंट है जहां पे ये कट कर रहे हैं, मनी सप्लाई क्या है, फिक्स है, ये हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व आया। जहां पे दोनों ने कट करा ये बेसिकली क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ तक हमने डिस्कस करा था, है ना, कल के सेशन में यहाँ तक हमने डिस्कस करा था कि जैसे जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो R2 से R1 आया, R1 से R0 आया, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा, जो लोगों की प्रेफरेंस है ना, जो लोगों की प्रेफरेंस है टू होल्ड कैश, इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलता जाएगा। तभी तो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तभी तो ये इस तरीके से जा रहा है कि अगर रेट मान लो यहाँ पे आया है ना, R0 आया, तो लोग ज्यादा होल्ड करके रखेंगे अपने पास पैसा, क्योंकि इतने कम रेट के ऊपर दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, है ना। इतना हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था। अभी हम इसको इनकम के साथ लिंक करके देखते हैं, ठीक है। हम इनकम के साथ लिंक करके देखते हैं कि अगर देयर इज इंक्रीज इन इनकम, देयर इज इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम ज्यादा होगी, अगर इनकम ज्यादा होगी, मनी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है, मनी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। अगर इनकम आपकी बढ़ी, अगर इनकम आपकी बढ़ेगी, इसका मतलब आपके पास कैश जो है इसमें इंक्रीज देखने को मिला आपको। अगर आपके पास कैश इंक्रीज देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आप अपने पास ज्यादा कैश होल्ड करके रखोगे। अगर इनकम ज्यादा तो ज्यादा कैश होल्ड करके रखोगे फॉर वेरियस पर्पस लाइक ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, तो ज्यादा कैश होल्ड करके रखोगे तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी यहाँ पे क्या होएगी, ज्यादा होएगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपकी इनकम ज्यादा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपकी इनकम Y1 तो हमें देखने को मिला लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व LP1।
इनकम होगी इंक्रीज बाई 2, शिफ्ट हो गया एलपी कर्व LP2, इनकम होगी बाई 3, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज LP3, ठीक है। इनकम होगी बाई 4, जैसे ही आपका इनकम बढ़ा आपके पास कैश बढ़ेगा, आप अपने पास जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस है टू होल्ड कैश वो भी तो इंक्रीज होगा ना। दैट्स वाई हमें यहाँ पे LP1, LP2, LP3, LP4 ये देखने को मिला। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम, हमें यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है उसमें हमें यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला। एंड मनी सप्लाई क्या है यहाँ पे फिक्स, मनी सप्लाई यहाँ पे क्या है फिक्स बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो इस डायग्राम की हेल्प के साथ अगर मैं यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व जो है ये ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि जैसे ही आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी, जैसे आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, जैसे ही आपकी इनकम जो है बढ़ेगी आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी क्या है इंक्रीज हो रही थी। मतलब एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज भी क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन के केस में अगर मैं कर्व की बात करूं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर यहाँ पे इनकम में आपको इंक्रीज देखने को मिला, इनकम आपकी हुई y1 से y2, y3, y4, y5, तो जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो भी तो इंक्रीज होगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व है ये हमें अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमने दोनों कर्व जो है ये ड्रॉ कर ली। अभी जहां पे ये दोनों कर्व कट करेंगी, हमने दो कर्व्स ड्रॉ करी, एक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग आया, एक हमने LM कर्व जो है वो ड्रॉ करी जो अपवर्ड स्लोपिंग आया। जहां पे ये दोनों कर्व्स जो है कट करेंगी वो वाला पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमिन करा जाएगा अकॉर्डिंग टू हेंसन सिंथेसिस, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ हो कि हेंसन सिंथेसिस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से डिटरमिन करना है विद द हेल्प ऑफ IS कर्व एंड विद द हेल्प ऑफ LM कर्व, ठीक है। तो कल के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन जो है साथ में डिस्कस करे थे, क्लासिकल थ्योरी डिस्कस करा, एक केंशियन थ्योरी डिस्कस करा एंड कुछ क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर आई गेस 9। तो 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो 9 क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 9, अटेम्प्ट कीजिएगा। Which of the following statement is correct in relation to liquidity preference theory of rate of interest? तो liquidity preference theory of rate of interest को ध्यान में रखते हुए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, abbreviation LM stand for liquid money. Hicks and Hansen brought about a synthesis, IS curve and GM Keynes theory of interest. तो इन दोनों theories के बीच में जो है synthesis हमें देखने को मिलता है according to Hicks and Hansen. According to Hicks and Hansen theory, interest rate is a reward for going away from our liquidity for specific period of time. None of the above. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि करेक्ट है? क्या वो स्टेटमेंट A है, B है, C है या D है? तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, एब्रीविएशन LM स्टैंड फॉर लिक्विड मनी, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? LM स्टैंड फॉर व्हाट? यहाँ पे L स्टैंड करता है आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस को एंड M स्टैंड फॉर मनी सप्लाई, ठीक है। तो LM स्टैंड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व, ना कि लिक्विड मनी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरा, हिक्स एंड हैंसन ब्रॉट अबाउट अ सिंथेसिस वेयर IS कर्व एंड GM केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो हिक्स एंड हैंसन में यही हम डिस्कस करते हैं कि IS कर्व एंड जो आपका केन्स थ्योरी है इन दोनों के बीच में सिंथेसिस जो है क्रिएट करके हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड हैंसन थ्योरी इंटरेस्ट रेट इज रिवॉर्ड फॉर गोइंग अवे फ्रॉम आवर लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो आपकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या केन्स थ्योरी में हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था कि केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, जो आपको इंटरेस्ट जो है मिल रहा है दैट इज बेसिकली रिवॉर्ड। किस चीज का रिवॉर्ड है? क्योंकि आप अपनी लिक्विडिटी को गो अवे कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लिक्विडिटी को गो अवे कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड है इंटरेस्ट, है ना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास कैश है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई बॉन्ड्स में, यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड बिकॉज यू आर गोइंग अवे योर लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू जो आपका केन्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट जो है रिवॉर्ड है फॉर गोइंग अवे फ्रॉम आवर लिक्विडिटी।
तो हमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, इट इज ऑप्शन बी। ठीक है, इट इज ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Keynes liquidity preference theory suggests that the demand for money is influenced by the desire of individual to hold liquid assets for various purpose। तो Keynes liquidity preference में हमने देखा ना कि different purpose like your transaction motive, your precautionary motive, speculative motive, इसके लिए लोग जो है money जो है वो hold करके रखते हैं। डिमांड फॉर मनी ये पर्पस के लिए रहता है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी पीपल होल्ड मनी only to facilitate a day-to-day transaction and to have a buffer against unforeseen expenses। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है डे टू डे ट्रांजैक्शन मीन ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा बताया गया है अनफोर्सीन एक्सपेंसेस यानी प्रिकॉशनरी मोटिव, एंड यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ओनली, इसको ध्यान में रखिएगा, लिखा गया है ओनली कि सिर्फ यही दो पर्पस के लिए जो है हम होल्ड करके रखते हैं मनी, लेकिन एक और पर्पस भी तो है, स्पेकुलेटिव मोटिव भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि ओनली फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव ही हम होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव भी तो है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे वर्ड ओनली है, उस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, कि ऐसा नहीं है कि अकेला यही दो पर्पस हैं जिनके लिए होल्ड करके रखते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव भी है जिसके लिए होल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट द डिमांड फॉर मनी इज नॉट जस्ट फॉर स्पेंडिंग बट ऑल्सो फॉर होल्डिंग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस में यही है, लोग जो डिमांड करते हैं मनी फॉर स्पेंडिंग पर्पस अपने पास होल्ड करके रखते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, सो दैट कि फ्यूचर में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले दे कैन इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट्स ऑप्शन बी। आई होप सो क्लियर हुआ हो। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड आउट करना है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द लूप होल्स, जिसकी हेल्प के साथ आप करेक्ट ऑप्शन जो है उसे मार्क कर पाओगे। तो यहाँ पे लूप होल क्या था, द वर्ड ओनली। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड फॉर मनी as a cushion against unexpected contingency is called what? Transaction motive, precautionary, speculative या all the above। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर मनी रहता है कि अगर फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी अराइज हो, है ना, कोई अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी अराइज हो जिसे हमें मीट ऑफ करना है, तो उसके लिए हम डिमांड करते हैं मनी। तो वो मनी कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, एज अ प्रिकॉशन जो हम लेके चलते हैं। ट्रांजेक्शन में डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस रहते हैं उनको डील करा जाता है, प्रिकॉशनरी में जो अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज हैं उनको डील करा जाता है। स्पेकुलेटिव की अगर मैं बात करूं, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स में, जहां पे हम स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए टेक इनटू कंसीडरेशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव है या स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, इसको हम जो है होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का, इट इज ऑप्शन बी। Then next is according to Keynes liquidity preference theory, demand for money is dash related to dash negatively और interest rate। मतलब आपसे पूछा गया है कि Keynes liquidity preference theory के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है क्या वो नेगेटिव रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ, पॉजिटिवली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ, नेगेटिवली रिलेटेड है इनकम के साथ, या पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम के साथ। सो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर मैं यहाँ पे केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करूँ, केन्स थ्योरी की बात करूँ, तो केन्स थ्योरी में यहाँ पे जो हम कंसीडर करते हैं बेसिकली, क्या वो इनकम को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको। डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हम देखते हैं कि हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, है ना। तो इनकम का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, इनकम का तो कोई रोल नहीं है। ये दो ऑप्शन जो है ये तो होगी एलिमिनेट, ये तो सीधी ही होगी एलिमिनेट। अभी हमारे पास बची ये दो ऑप्शन कि क्या डिमांड फॉर मनी जो है क्या ये पॉजिटिव रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ। अभी यहाँ पे दोनों वर्ड क्लियर होने चाहिए आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कि एक चीज के इंक्रीज होने में दूसरे में इंक्रीज देखने को मिला, एक के कम होने में दूसरा भी हमें यहाँ पे कम देखने को मिला। नेगेटिव रिलेशन का मतलब यहाँ पे एक इंक्रीज तो दूसरी चीज कम,
एक कम तो दूसरी में इंक्रीज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिमांड फॉर मनी की बात करूं, है ना, डिमांड फॉर मनी जो लोग डिमांड करते हैं कि हमने अपने पास होल्ड करके रखनी है, वो क्या है, नेगेटिवली रिलेटेड रहता है इंटरेस्ट रेट के साथ, है ना, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, अगर इंटरेस्ट रेट होगा ज्यादा तो डेफिनेटली लोग अपने पास कम डिमांड करेंगे पैसा होल्ड करने के लिए, ठीक है। वो चाहेंगे कि हम इन्वेस्ट कर दें, हम इन्वेस्ट कर दें मनी मार्केट में। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट होगा कम तो लोग ज्यादा अपने पास जो है डिमांड करेंगे मनी होल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम है, अभी मैं होल्ड करके रख लेता हूँ मनी अपने पास, एंड जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, जहां पे एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, ठीक है, ये रिलेशन हुआ हमारा नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज ऑप्शन ए, नेगेटिवली रिलेटेड है ये इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। The next is dash theory is also known as डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो कल के सेशन में ही हमने डिस्कस करा था कि जो आपका क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के केस में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, जहां पे आपका डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल हो सप्लाई ऑफ कैपिटल के, है ना। तो वो जो पॉइंट है वो डिटरमिन करा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ हम जो क्लासिकल थ्योरी है, क्योंकि हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है इसको कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ये थ्योरी है आपका क्लासिकल थ्योरी। इसी वजह से इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी बोलते हैं एंड क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट इज, अभी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है फॉर 14, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला स्टेटमेंट, interest is a payment made by a borrower in exchange for the usage of a certain amount of money for an undetermined amount of time. Component of interest include payment for the risk involved in making the loan, payment for the trouble involved, pure interest that is a payment for the use of money. According to classical theory of interest, rate of interest is determined at a point where demand for capital equal to supply of capital. None of the above, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं लग रहा, देन गो फॉर ऑप्शन डी। तो एनालाइज करो अच्छे से स्टेटमेंट, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ, डिस्कस करते हैं सारी स्टेटमेंट को। तो क्लासिकल थ्योरी जो है, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल हो जाए सप्लाई ऑफ कैपिटल के, वो पॉइंट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट तो होगी करेक्ट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने आपको 3 कंपोनेंट जो है वो पढ़ाए थे। एक पढ़ाया कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, कि अगर आज की डेट में लोन दिया तो हो सकता है बंदा पैसे वापस करे, हो सकता है ना करे, तो रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा हमने देखा कि ट्रबल है, हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे वो पैसे की जरूरत हो, है ना, तो ट्रबल इन्वॉल्व है। थर्ड हमने देखा कंपोनेंट प्योर इंटरेस्ट, क्योंकि आप यूज करने के लिए मनी दे रहे हो, इन रिटर्न यू विल बी गेटिंग समथिंग, तो वो क्या है, प्योर इंटरेस्ट। तो ये 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, ये तीनों ही बता रखे हैं इसमें, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में बेसिकली डेफिनेशन बता रखा है कि इंटरेस्ट क्या है, पेमेंट है जो बोरर करता है, ये बात सही है। इन एक्सचेंज फॉर द यूजेज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ये भी सही है, जो उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ली है उसके बदले में वो जो यहाँ पे क्या है, एक पेमेंट करता है फॉर एन अनडिटर्मिन्ड अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक डिटर्मिन टाइम रहता है कि भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आपको जो है ये पैसा मैं वापस कर दूंगा। अनडिटर्मिन नहीं है, अनडिटर्मिन का मतलब कभी भी जब उसका मन करे, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक डिटर्मिन टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे पैसा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट 1, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड अनडिटर्मिन, इट्स नॉट अनडिटर्मिन, इट्स डिटर्मिन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट्स ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट इज, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशन में बताइएगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब भी बात आएगी ना, सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ ना, तो इनमें हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट रिलेशन, इनमें हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो सेविंग ज्यादा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो सेविंग्स कम, ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज सेविंग डिक्रीजेस, इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज सेविंग इंक्रीजेस, तो ये तो इनडायरेक्ट रिलेशन बता रहा है, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट है।
ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड आरओआई, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन, तो ये चीज क्या है, गलत है, क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्ट रिलेशन जो है रहता है बिटवीन सेविंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट्स ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इज, तो ये हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 10 हो जाए तो आपका जो सेविंग्स है वो भी बढ़ जाती है, 400 से मान लो 800 होगी। डायरेक्ट रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग जो है हमें सेविंग कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज डिटरमिन बाय, तो यहाँ पे जो है डिमांड फॉर कैपिटल जो है, यहाँ पे हम दो चीजें जो है उनको कंसीडर करते हैं। डिमांड फॉर कैपिटल जब रहती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो यहाँ पे दो चीजें जो है कंसीडर करते हैं। हमने कल के सेशन में भी देखा था, सबसे पहला तो रिटर्न, कि अगर मैं इतना पैसा ये प्रोजेक्ट में लगाऊं, व्हाट इज द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग, है ना, रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। दूसरा हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बेसिकली हम क्या पे कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बेसिकली हम पे कर रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने रेट के ऊपर मैं जो ये कैपिटल है, ये जो लोन है ये ले रहा हूँ, सो दैट कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ये हम कंसीडर करते हैं, पहला रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं इसे, दूसरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या आपका इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इट्स ऑप्शन सी, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही चीजों को यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट में हमने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहला, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ जेएम केन्स, इंडिविजुअल प्रेफर टू होल्ड देयर पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली कैश इन टू एसेट इकोनॉमी इफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज हाई। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा ज्यादा, तो क्या लोग अपने पास होल्ड करके रखेंगे कैश? नहीं, ठीक है, वो चाहेंगे कि हम इन्वेस्ट कर दें, हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें, वी विल बी गेटिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। देन लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन, आज के सेशन में भी हमने डिस्कस करा कि लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी सिचुएशन है, जहां पे इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाए कि लोग अपने पास होल्ड करके रखते हैं कैश, कि हमने अभी इन्वेस्ट करना ही नहीं है मनी मार्केट में, है ना। तो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन अकर व्हेन इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई, यहीं पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, जब आपने वर्ड पढ़ा वेरी हाई। जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, देन इंडिविजुअल प्रेफर टू होल्ड मनी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, गलत। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट हैव डायरेक्ट रिलेशन, तो हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन किस तरीके से, इसको समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, कम। लोग अपने पास कम मनी जो है डिमांड करेंगे, कम मनी जो है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए होल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज्यादा, इन्वेस्ट कर दो, अपने पास कम होल्ड करके रखेंगे स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ज्यादा, कि अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, हम अपने पास इतना पैसा रख लेते हैं फॉर स्पेकुलेशन, कि जब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो केस में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम, एक कम तो दूसरी ज्यादा, इस तरीके का जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है स्पेकुलेटिव डिमांड एंड इंटरेस्ट में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, इट इज ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन बता रखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, सारी स्टेटमेंट के रिलेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Keynes argue that when interest rate are low relative to some nominal value, people would expect bond price to dash, so the quantity of money demanded would be what? तो आपसे बेसिकली मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड बॉन्ड प्राइसेस हैं, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनके बीच में हमें देखने को मिलता है इनवर्स रिलेशन। इनके बीच में हमें देखने को मिलता है
इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मींस अगर एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम, एक कम तो दूसरी ज्यादा। कल के सेशन में हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है, हमने डिटेल में ये जो कंसेप्ट है कल के सेशन में डिस्कस करा है। तो अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो काइंडली वो सेशन जरूर देखिएगा। यू विल गेट द रीजन व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ आपसे क्या पूछा गया कि अगर इंटरेस्ट रेट है कम, तो अगर इंटरेस्ट रेट है कम तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। सो द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड वुड बी डिक्रीज। अपने पास जो है वो मनी जो है कम रखेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड वुड बी डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम देन पीपल वुड एक्सपेक्ट कि बॉन्ड प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है दोनों में, इनवर्स। अगर इंटरेस्ट रेट कम तो बॉन्ड प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं मनी, अपने पास डिमांड कर रहे हैं मनी की हम रखें, वो क्या होगी यहाँ पे, कम होगी, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बॉन्ड प्राइस क्या होने हैं, इंक्रीज होने। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे वही चीज डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है कि क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट कम तो बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे, तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। लोग कम डिमांड करेंगे मनी को अपने पास होल्ड करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट बॉन्ड प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देन फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप के रिलेशन में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट लग रही है। ठीक है, सबसे पहला, इट इज अ कंडीशन दैट इट टेक प्लेस एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट सही है। अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो पीपल अपने पास जो है होल्ड करके रखेंगे कैश। एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो या कम हो, है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिलता रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन इज लाइक दिस। ये हमारा है मनी सप्लाई, ठीक है, ये है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, जो यहाँ पे ये सिचुएशन में आके क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा मनी सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो मनी सप्लाई को चाहे आप बढ़ा दो, इतनी कर दो, इतनी कर दो, इतनी कर दो, इसमें क्या आपको कोई चेंज देखने को मिला, नहीं देखने को मिला। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो, क्या इसमें आपको कोई चेंज देखने को मिला, ये इफेक्ट नहीं करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, सो एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर लिक्विडिटी। जब ये हॉरिजॉन्टल होगी, जब ये हॉरिजॉन्टल होगी आपका एक्स एक्सिस के, इसे ही हम बोलते हैं इलास्टिक, है ना, इसे ही हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। कि यहाँ पे कम हो ज्यादा हो, मनी सप्लाई को कम कर दो ज्यादा कर दो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है परफेक्ट इलास्टिक सिचुएशन। तो यहाँ पे जो आपका लिक्विडिटी ट्रैप है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इलास्टिक सिचुएशन को। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पीपल प्रेफर बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम तो क्या आप चाहोगे इन्वेस्ट करना बॉन्ड्स में, नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आप अपने पास कैश होल्ड करके रखोगे, आप क्यों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। पीपल प्रेफर कैश इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, स्टेटमेंट डी क्या है, इनकरेक्ट। हमसे पूछा भी क्या गया था, इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट, इट्स ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप सो आपको सारे पॉइंट जो हैं क्लियर हुए हों इन रिलेशन टू liquidity trap. Then next is question number 20. So transaction demand for money and income had direct dash relation, direct, indirect, no relation या negative. तो transaction demand for money जो है and income जो है, इनके बीच में क्या relation रहता है, transaction demand for money and income के बीच में हमें direct relation देखने को मिलता है। किस तरीके से, अगर मेरी इनकम होगी ज्यादा, डेफिनेटली मैं अपने पास ज्यादा पैसा रखूंगी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। अगर इनकम ही है लेट्स से 10,000 तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो है पैसा रखोगे। इनकम है अगर 1 लाख तो डेफिनेटली ज्यादा पैसा रखोगे ना अपने पास ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। तो अगर इनकम ज्यादा तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा ज्यादा रखोगे, अगर इनकम कम तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कम पैसा रखोगे। तो इस तरीके का रिलेशन कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन ए, डायरेक्ट रिलेशन।
Then next question is question number 21. Precautionary demand for liquidity is determined by what? तो precautionary demand for liquidity जो है ये determine करी जाएगी with the help of rate of interest, income, both A and B या none of the above. So क्या correct option है for question number 21? तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिमांड की अगर बात करूँ, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर लिक्विडिटी, या मैं बात करूँ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर लिक्विडिटी, ये दोनों ही जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनकम के ऊपर, ठीक है। अगर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात करूँ, ये हमारा डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर? इट्स ऑप्शन बी, इनकम। देन नेक्स्ट इज At a very dash, liquidity preference curve become perfectly elastic. तो कौन सा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? क्या बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हमने अभी ऊपर डिस्कस करा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया हमारा मनी सप्लाई कर्व, ये हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट, जहां पे ये दोनों क्या करेंगे? कट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जहां पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाए एक्स एक्सिस के, वो वाली सिचुएशन जो है वो बेसिकली रहती है लो रेट वाली, ठीक है। वो बेसिकली रहती है लो रेट वाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन बी। एंड इसी को हम लिक्विडिटी ट्रैप भी बोलते हैं। ये वाली जो सिचुएशन आ जाती है इसे लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज when liquidity preference curve shift downward with no change in the money supply curve. तो मनी सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आया। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, राइज करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट या फिर बिकम जीरो? तो कल के सेशन में हमने ये जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसे डिस्कस करा है। अभी एक बार फिर से कर लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। मनी सप्लाई जो है ये फिक्स है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, एंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला, ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट करें हम, ठीक है। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस मान लो इनकम जो है इनकम कम होगी, है ना, ड्यू टू दैट रीजन आपका जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है मान लो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। अभी एलपी से लेके ये एलपी जीरो आ गया मान लो, ठीक है। तो ये केस में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हमने देखा ना इंटरेस्ट रेट तो वो होगा ना जहां पे दोनों कट करेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई जो है जहां पे कट करेगा, तो वो अभी ये पॉइंट बन रहा है। तो हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? और कम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? और कम हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट विल फॉल। आई होप सो क्लियर हो गया हो आपको मैंने क्यों ऑप्शन ए को करेक्ट बोला विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। जैसे ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? फॉल हो गया। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाए, अपवर्ड वाला केस भी तो पूछा जा सकता है आपसे। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम जिसकी वजह से आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व क्या हो गया? अपवर्ड शिफ्ट कर गया, LP1 शिफ्ट कर गया, तो ये केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। ये केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपसे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिस मर्जी फॉर्म में आपसे पूछा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप सो क्लियर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following statement is correct in relation to rise in interest rate? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए वो केस में हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। A downward shift in a liquidity preference curve with no change in a money supply. अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे बढ़ जाए तो वो केस में हम देखना है कि क्या सिचुएशन रहेगी। An upward shift in a liquidity preference curve with no change in a money supply, an increase in money supply with no change in a liquidity preference, both B and C या none of the above। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज डिस्कस करी है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा, मनी सप्लाई फिक्स है, अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा तभी हमें इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज देखने को मिला ना। हमने अभी लास्ट जो स्लाइड है, लास्ट जो सॉरी
क्वेश्चन है 23rd, उसमें हमने डिस्कस करा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट्स ऑप्शन बी। An upward shift in liquidity preference curve with no change in money supply will lead to rise in the interest rate. The next question is, how does an increase in the money supply and demand affect interest rate? अगर अभी यहाँ पे मनी सप्लाई में अगर आपको चेंजेस देखने को मिले तो वो केस में इंटरेस्ट रेट कैसे जो है वो इफेक्ट होगा। सबसे पहला, इंक्रीज इन मनी सप्लाई लोअर इंटरेस्ट रेट while an increase in money demand raises interest rate. A rise in money supply result in an increase in interest rate, whereas an increase in money demand causes interest rate to fall. Interest rate decreases as money supply and money demand rise. तो इसको डायग्राम के साथ ही हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। दोनों ही सिचुएशन जो है उसको डिस्कस करके देखते हैं। ये केस में मनी सप्लाई यहाँ पे क्या है, फिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस का, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। तो क्या पूछा गया, क्या बोला गया आपसे, अगर इंक्रीज हो जाए मनी सप्लाई में एंड डिमांड अफेक्ट इंटरेस्ट रेट। अगर मनी सप्लाई मान लो यहाँ से हो जाए यहाँ, ठीक है। अगर मनी सप्लाई पहले मान लो M0 थी, अब होगी M1, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम। देखने को मिला ना आपको, जहां पे दोनों ने कट करा वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अगर मनी सप्लाई हुई यहाँ पे इंक्रीज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, यहाँ पे कम होगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे डिमांड, जो मनी डिमांड है यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, इसको बढ़ा दूं, क्योंकि बढ़ाने को ही बोला ना, इंक्रीज इन मनी डिमांड, इसको बढ़ा दूं तो ये केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी ये पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन होगा। अगर मैं LP1 से LP2 जाती हूँ तो ये केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये पॉइंट के ऊपर होगा, तो बढ़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करूं या मनी डिमांड की बात करूं, अगर मनी डिमांड इंक्रीज होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मनी डिमांड इंक्रीज होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व अगर हमें यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व में, तो वो केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन को ध्यान में रख के देखो कौन सी स्टेटमेंट में ये जो है ये करेक्ट बैठ रही है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई लोअर द इंटरेस्ट रेट, तो ये तो सही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। While increase in money demand raises the interest rate, तो अगर यहाँ पे मनी डिमांड में इंक्रीज हुआ या लिक्विडिटी प्रेफरेंस में इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। राइज इन मनी सप्लाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो ये ऑपोजिट बता रखा है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज एज मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड राइज, कि अगर दोनों राइज होंगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। हमने दोनों ही सिचुएशन में देखा कि मनी सप्लाई के केस में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम होगा। अगर मनी डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट क्या है, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आज के टॉपिक का। आई होप सो कि आपको जो ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन रहती है, आई वेलकम योर सजेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे वाइंड अप करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बीइंग बैंकर्स हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे वाइंड अप करती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।